हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो एनसीईआरटी ज्योग्राफी हम डिस्कस कर रहे हैं और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 मानव संसाधन, जो कि है क्लास 8 की ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर। तो इसके बाद ज्योग्राफी हमारी कंप्लीट हो जाएगी 6, 7, 8 तीनों क्लासेस की। तो चलिए शुरू करते हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, कौन कौन से कारक हैं जो कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं, पॉपुलेशन चेंज, जनसंख्या परिवर्तन, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज और पॉपुलेशन कंपोजिशन यानी कि संगठन जो होता है पॉपुलेशन का, उसके बारे में जानेंगे। तो मानव संसाधन जो है एक अल्टीमेट रिसोर्स है और स्वस्थ, शिक्षित और प्रेरित लोग जो हैं अन्य संसाधनों को उत्पादक संसाधनों में विकसित करते हैं। मान लो कि अगर कोई जो व्यक्ति है वो स्वस्थ भी है, वो शिक्षित भी है और प्रेरित है, तो वो दूसरे जो संसाधन होंगे उनको एक तरह से उत्पादक संसाधनों में विकसित कर सकता है। अन्य संसाधन हम देख सकते हैं जैसे कि भूमि, श्रम या फिर पूंजी को, उनसे और ज्यादा उत्पादन वो कर सकता है। मानव संसाधन अन्य संसाधनों की तरह दुनिया भर में समान रूप से वितरित नहीं है। जैसे कि हमने बाकी संसाधनों के बारे में देखा था, रिसोर्सेज के जैसे वो इक्वली नहीं पाए जाते हैं संसार में, वैसे ही मानव भी नहीं है इक्वली। कहीं पर ज्यादा लोग रहते हैं और कहीं पर कम लोग रहते हैं। वे अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में भिन्न हैं। अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे आपको भाई। उनका एजुकेशनल लेवल हो सकता है अलग अलग हो, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा हो सकता है, कोई कम पढ़ा लिखा होगा, कोई आयु में ज्यादा होगा, कोई कम होगा, और लिंग में भिन्न है, कोई मेल होगा तो कोई फीमेल होगा या फिर ट्रांसजेंडर होगा। तो उनकी संख्या और विशेषताएं भी बदलती रहती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय है। 1985 में इस मंत्रालय का निर्माण लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया था और इससे यह प्रदर्शित होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन हैं, जिसकी वजह से एक पूरा डिपार्टमेंट भी बनाया गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 20 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था कि भाई इसमें स्किल्स डेवलप करेंगे लोगों की। और इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना है। मतलब है कि स्किल्स डेवलप करके लोगों में उनको और एक तरह से रोजगार के काबिल बनाना कि वो अपनी आजीविका चला पाएं और रोजगार कमा सकें। अब देख लेते हैं जनसंख्या का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो जिस पैटर्न में दुनिया की जनसंख्या वितरित की जाती है उसे जनसंख्या वितरण के प्रतिरूप के रूप में जाना जाता है। तो विश्व के 90% से अधिक जनसंख्या लगभग 30% भूमि सतह पर रहती है। मतलब कि आप ये कहोगे कि मतलब अगर 100% भूमि है तो उसमें 30% ही भूमि इतनी है कि जिस पर लोग रहते हैं, यानी वही रहने लायक है। और विश्व में जनसंख्या वितरण अत्यंत असमान है। असमान से मतलब कि हर जगह पर अलग अलग आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा जनसंख्या। कहीं पर ज्यादा जनसंख्या रहती है तो कहीं पर कम जनसंख्या रहती है। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। तो ये वाले जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर क्योंकि सारी दशाएं मिलती हैं इसलिए पॉपुलेशन ज्यादा यहाँ पर मिलती है। और उच्च अक्षांश क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, ऊंचे पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं, क्योंकि वहां पर वो सब दशाएं नहीं मिलती जो लोगों के लिए रहने के लिए चाहिए। विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। तो आपने देखा होगा इक्वेटर जो लाइन पर खींचती है ग्लोब पर, उसके ऊपर वाले पार्ट में ज्यादा लोग रहते हैं। और दुनिया के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। यानी ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो एशिया और अफ्रीका महाद्वीप पे देखने को मिलती है। दुनिया के 60% लोग सिर्फ 10 देशों में रहते हैं। इन सभी में 10 करोड़ से अधिक लोग हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कॉन्टिनेंट वाइज दिया गया है कि भाई कौन से कॉन्टिनेंट में कितने लोग रहते हैं। ये आंकड़ा दिया गया है 100 लोगों में। तो 100 लोगों में इतने लोग रहते हैं, आप इसका परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। अब देखो पूरी ये संख्या जो है 100 है और 100 में से जो जितना भी होगा उसका उतना ही % हो जाएगा। अब ये जो ग्रीन है ये 1% दिखाया गया है जो कि ओशनिया में रहता है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया वगैरह में 100 में से 1 आदमी ऑस्ट्रेलिया में रहता है। तो ये कितना हो गया, ये 1% पॉपुलेशन हम कह सकते हैं कि ओशनिया में रहती है। तो ऑस्ट्रेलिया और बाकी कंट्रीज आती हैं ओशनिया कॉन्टिनेंट में, तो ध्यान रखेंगे। और बाकी को भी आप देख सकते हो, जितनी संख्या है उतना ही % इनका निकलेगा वर्ल्ड की पॉपुलेशन में। अब यहां पर दिया गया है डेटा, वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज
लोकेट एंड लेबल दीज कंट्रीज ऑन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो कंट्रीज़ हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या वाली कंट्रीज़ हैं जिनमें कि ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। और टॉप पर देखोगे इंडिया और चाइना है, चाइना फर्स्ट नंबर पर है, इंडिया दूसरे नंबर पर है। तो ये मिलियन में पॉपुलेशन दी गई है। ये जो डेटा है आपके सेंसस ऑफ इंडिया का डेटा है 2011 के अकॉर्डिंग। अब देख लेते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का घनत्व। पृथ्वी पर पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या है ये जनसंख्या घनत्व, और इसे आमतौर पर वर्ग किलोमीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व में जनसंख्या का औसत घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी कि औसत अगर निकालें पूरे वर्ल्ड का तो 1 किलोमीटर में 51 लोग रहते हैं। दक्षिण मध्य एशिया में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है और इसके बाद पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया का स्थान आता है। और भारत के जनसंख्या घनत्व की बात करें तो ये है 382 पर किलोमीटर में रहता है, ये इतने व्यक्ति रहते हैं पर किलोमीटर में। अब देख लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, मतलब कौन से ऐसे कारण हैं भाई जो जनसंख्या का इतना एक तरह से असमान वितरण देखने को मिलता है। मतलब भाई कहीं पर ज़्यादा लोग रहते हैं तो कहीं पर कम लोग रहते हैं, ऐसा क्यों है, रीज़न क्या है। तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं। सबसे पहले देखेंगे भौगोलिक कारकों को, जोग्राफिकल फैक्टर्स, यानी कि वहाँ पर ऐसी क्या चीज़ें हैं, क्या भौगोलिक दशाएं ऐसी हैं जिसकी वजह से जो लोग हैं वो आकर्षित होते हैं या फिर आकर्षित नहीं होते। सबसे पहली चीज़ आती है इसमें स्थल रूप। स्थल रूप में वो चीज़ें आती हैं कि भाई जैसा वो इलाका जो है कैसा है, पहाड़ी है, पठारी है, मैदानी है। तो लोग हमेशा पहाड़ों और पठारों के बजाय मैदानी इलाकों में रहना पसंद करते हैं क्योंकि ये खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। यानी यहाँ पर सारी जो एक तरह से एक्टिविटीज़ हैं ईजिली हो जाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी सुविधाजनक रहता है, तो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसी वजह से लोग मैदानी इलाकों में ज़्यादा रहते हैं। गंगा के मैदान दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं, और जबकि एंडीज, आल्प्स और हिमालय और पहाड़ जैसे जो है क्षेत्र हैं ये कम आबादी वाले हैं। जलवायु से भी एक तरह से जो जनसंख्या का वितरण है वो प्रभावित होता है कि लोग कहाँ रहेंगे। जलवायु जो है जब ज़्यादा ठंड रहेगी या फिर ज़्यादा गर्मी रहेगी वहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। तो लोग आमतौर पर अत्यधिक गर्मी या बहुत ठंडे मौसम, जैसे सहारा रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी है, रशिया में ठंड बहुत पड़ती है, कनाडा और अंटार्कटिका के ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने से बचते हैं। देखो ये जो कंट्रीज़ है ना, जैसे कनाडा हो गया, रूस हो गया, इनमें ध्रुवीय क्षेत्र भी हैं और ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पर मतलब बर्फ़ नहीं पड़ती है या थोड़ा ठीक है वेदर। तो इसमें यही दिया गया है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने से बचते हैं इनके। और अंटार्कटिका तो पूरा ध्रुवीय है, वहाँ पर तो पॉपुलेशन है ही नहीं, तो इसी वजह से लोग ऐसी जगह रहते हैं ना तो ज़्यादा ठंड हो ना ज़्यादा गर्मी हो। अब दूसरी चीज़ है मिट्टी। तो उपजाऊ मिट्टी कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। अब देखो जब जहाँ पर कुछ खाने को मिलेगा या फिर कहीं कहीं पर ये रोजगार का भी जरिया है खेती, तो लोग वहीं पर रहेंगे। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसे उपजाऊ मैदान, चीन में हुआंगी, चांगजियांग और मिस्र में नील नदी घनी आबादी वाले हैं। अब नदी के पास रहने का यही रीज़न है कि एक तो मैदानी एरिया होता है, उपजाऊ होता है, वो खेती वगैरह हो जाती है, पानी की भी अवेलेबिलिटी होती है। फिर है पानी। लोग ऐसे क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं जहाँ ताज़ा पानी उपलब्ध हो, आसानी से मिल जाए। विश्व की नदी घाटियाँ घनी आबादी वाली हैं, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले हैं। यानी मरुस्थलों में कोई रहना नहीं चाहता क्योंकि पानी की कमी है। फिर आता है मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ। तो खनिज भंडार वाले जो क्षेत्र हैं वो भी अधिक आबादी वाले हैं। दक्षिण अफ्रीका की हीरे की खदानों और मध्य पूर्व में तेल के खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों के बसने का मार्ग प्रशस्त किया। तो यहाँ पर लोग बसे हुए मिलेंगे आपको। अब बात कर लेते हैं सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारकों की। अभी हमने ज्योग्राफिकल फैक्टर्स देखे, अब सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिकल फैक्टर्स हम देखेंगे कि इनके वजह से कैसे लोग जो है आकर्षित या होते हैं। बेहतर आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अधिक घनी आबादी वाले हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लें तो पुणे, तो यह सोशल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से लोग आकर्षित होते हैं। और फिर है सांस्कृतिक में क्या आएगा कि भाई जो धर्म या फिर सांस्कृतिक महत्व वाले स्थान हैं लोगों को आकर्षित करते हैं। जैसे कि वाराणसी देख लो, ये हिंदुओं का धार्मिक स्थल है, और यरूशलेम है और वेटिकन सिटी है, ये इसके कुछ उदाहरण हैं जिसकी वजह से लोग सांस्कृतिक फैक्टर्स की वजह से जो है आकर्षित होते हैं। फिर आते हैं आर्थिक यानी इकोनॉमिकल, और इसमें बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। भाई जहाँ पर इंडस्ट्रीज होंगी तो लोगों को जॉब मिलेगी ईजिली, तो बड़ी संख्या में लोग इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और मुंबई में
सॉरी भारत में मुंबई 2 घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं। मुंबई में देख लो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, पॉपुलेशन है। और मुंबई ही क्यों, दिल्ली में देख लो आप, दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो दिल्ली में भी ऐसे ही है। दिल्ली एनसीआर की बात करें, जैसे भी नोएडा है, गुड़गांव है, तो वहाँ पर भी काफ़ी रोजगार मिलता है, तो वहाँ पर भी काफ़ी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। अब देख लेते हैं जनसंख्या परिवर्तन। एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में जो परिवर्तन होता है उसको हम कहते हैं जनसंख्या परिवर्तन। और जन्म मृत्यु इसके कारण होते हैं इस परिवर्तन के। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है और बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो जाती थी क्योंकि उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी उस वक्त। लेकिन आज की बात करें तो आज काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं। तो उस वक्त स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं थी, पर्याप्त भोजन भी नहीं होता था। किसान सभी लोगों की भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं होते थे, इसलिए जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम थी। सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। 150 वर्षों बाद की बात करें 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। इसे जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, जब एकदम से जनसंख्या बढ़ी। भाई पहले तो 1804 में तो 1 अरब थी, उसके बाद 150 सालों में कितनी हो गई, 3 अरब पहुंच गई। और 1999 में 30 वर्ष की अवधि से कम में जनसंख्या दुगनी 6 अरब हो गई। अब 30 सालों में कितनी हो गई, दुगनी जनसंख्या, 1999 के आंकड़े की बात करें तो। फिर इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति और औषधियों के कारण मृत्यु दर कम होना है, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक रही। अब इसमें हुआ क्या कि जन्म दर तो बढ़ गई लेकिन मृत्यु दर कम हो गई, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने लगी, भाई जो बीमारियां उनका इलाज होने लगा, और खाद्य आपूर्ति यानी कि भोजन भी मिलने लगा पौष्टिक लोगों को, तो वो ज़्यादा जीने लगे। तो इसकी वजह से भी जो जनसंख्या है वो बढ़ती चली गई। भाई जन्म दर बढ़ती जा रही है, मृत्यु दर कम हो रही है, तो जनसंख्या तो बढ़ेगी ही। तो जन्मों को साधारणतः जन्म दर में आंका जाता है। जन्म दर कैसे आंकते हैं भाई, मापते कैसे हैं भाई, कितनी जन्म दर है, तो प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की संख्या, 1000 लोगों पर कितने जन्म हो रहे हैं। और मृत्यु दर देखते हैं हम 1000 लोगों पर होने वाली मौतों की संख्या। तो किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। और यहाँ पर प्रवास की डेफिनेशन भी आपको मिल गई है। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। तो ये प्राकृतिक कारण है भाई, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। और किसी देश की जन्म व मृत्यु के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहा जाता है। प्राकृतिक रूप से बढ़ रही है तो इसीलिए प्राकृतिक वृद्धि दर कहा जाता है। जनसंख्या बढ़ने के मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर पॉपुलेशन दी गई है, आप चाहें तो इसको डेटा को देख सकते हैं कि भाई पहले जो ये थोड़ा छोटा है, आप इसको एनसीईआरटी बुक में देख लेना, क्योंकि यहाँ पर ये कुछ इसी तरह से दिया हुआ है कि थोड़ा छोटा ही दिखाई दे रहा है कि भाई पॉपुलेशन जो है पहले कितनी थी और फिर उसके बाद हर ईयर का, इसमें कुछ सालों के बाद का डेटा दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे ना नीचे की साइड ईयर दिया हुआ है, तो मैंने आपको बता दिया कैसे देखना, और यहाँ पर पॉपुलेशन दी हुई है कितनी संख्या में, तो इसको आप बुक में देख लेना, ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर बात कर लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, जीवन प्रत्याशा क्या है। ये उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है, कि भाई जो पर्टिकुलर व्यक्ति हैं वो कितने टाइम तक जीवित रहेंगे। अप्रोक्स डेटा इसमें देखा जाता है। अब देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जनसंख्या का संतुलन, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जनसंख्या का संतुलन क्या है। तो इसमें देखो 3 चीजें दी गई हैं इंपॉर्टेंट। क्या है कि भाई जो जनसंख्या वृद्धि है वो कब होती है। जनसंख्या वृद्धि जब होती है जब मृत्यु दर से जन्म दर अधिक होती है। भाई मृत्यु तो कम हो रही है और जन्म दर बढ़ रही है, तो उसमें क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगी। दूसरा होता है जनसंख्या स्थिर होना। जनसंख्या स्थिर में जन्म दर भी उतनी है और मृत्यु दर भी उतनी है, तो मतलब जितने पैदा हो रहे हैं उतने ही मर रहे हैं, तो जनसंख्या जो है इक्वल बनी रहती है, एक जैसी बनी रहती है, और इसको कहते हैं जनसंख्या का स्थिर होना। फिर होता है जनसंख्या में कमी। जनसंख्या में कमी होता है कि जब जन्म दर से मृत्यु दर ज़्यादा हो रही है, मतलब मर ज़्यादा रहे हैं लोग लेकिन जन्म कम ले रहे हैं, तो जनसंख्या उसमें कम हो जाती है। तो ये भी चीज़ सही नहीं है, जनसंख्या कम होना भी, फिर उसमें यंग पॉपुलेशन जो है ना वो कम हो जाती है। यहाँ पर इंग्लिश में आप देख सकते हैं। तो प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा हम बात करें देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। देखो कुछ लोग अपने देश में भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं। हमारे यहाँ पर ही देख लो, जहाँ पर रोजगार मिलेगा, मुंबई, दिल्ली या फिर बेंगलुरु, वहाँ पर रोजगार मिलता है, तो लोग अपने गाँव से या फिर अपने कस्बों से, शहरों से वहाँ दूसरे स्टेट्स में जाते हैं। इसके अलावा दूसरे देशों में जाते हैं, जैसे भाई अमेरिका चले गए, वहाँ अच्छी सैलरी मिलती है, कोई अच्छा एजुकेट हो गया तो वहाँ पर सैलरी वगैरह अच्छी मिलती है तो वहाँ चले गए।
तो यहाँ पर कुछ टर्म दी हुई हैं, जैसे कि उत्प्रवासी। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ देते हैं। तो इनको अगर बात करें तो देश को छोड़ने वालों को कहते हैं उत्प्रवासी। और आप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं, बाहर से आते हैं दूसरे देशों से। तो यहाँ पर भी सेम वही दिया हुआ है, आप्रवास जब व्यक्ति नए देश में जाता है और उत्प्रवास जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास या आप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। और सूडान एक ऐसा देश है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने या उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया है। सूडान क्योंकि वहाँ पर जो एक तरह से क्लाइमेट की बात करें तो वो ज़्यादा सही नहीं है, तो लोग वहाँ से बाहर चले जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास इसलिए होता है क्योंकि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। अब अपने ही देश में देख लो, कुछ लोग अमेरिका चले जाते हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनको वहाँ पर अच्छा पैकेज मिल जाता है, अच्छी सैलरी मिल जाती है, तो वहीं पर जाकर वो बस जाते हैं। देश के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं, जैसा कि अभी बताया था मैंने। अब देख लेते हैं जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप। पैटर्न क्या है जनसंख्या में परिवर्तन का, किस तरह से जो पॉपुलेशन है वो चेंज होती है। जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। भाई किसी देश में तो जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा हो रही है, किसी देश में कम हो रही है, तो ये अलग अलग दर है। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, मतलब अगर हम ओवरऑल देखें तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही है। लेकिन कुछ देशों में ये वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही है, मतलब कि कुछ देशों में नहीं बढ़ रही है। हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि हम पूरे वर्ल्ड को देख रहे हैं तो जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन कुछ देशों में नहीं बढ़ रही है। उदाहरण अगर हम लें तो केन्या का ले सकते हैं, जैसे कि कुछ केन्या जैसे जो कुछ देश हैं जिसमें उच्च जनसंख्या वृद्धि दर है, उनकी जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च थी। यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर है, इसमें उच्च दर एक तरह से, लेकिन उनकी जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च थी पहले की बात करें तो। फिर हुआ क्या कि अब स्वास्थ्य देखभाल में सुधार के साथ मृत्यु दर में गिरावट आई, क्योंकि पहले मृत्यु दर भी इक्वल थी जन्म दर के, तो इक्वल बना हुआ था रेशो, लेकिन जन्म दर अभी भी उच्च बनी हुई है, जिससे वृद्धि दर जो है ना बढ़ रही है वहाँ पर। यूनाइटेड किंगडम जैसे अन्य देशों में कम मृत्यु और कम जन्म दर दोनों के कारण जनसंख्या वृद्धि धीमी हो रही है। तो यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम में दोनों ही चीज़ें इक्वल हैं लेकिन कम हैं, तो इसीलिए जनसंख्या वृद्धि कम हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जनसंख्या वृद्धि की अलग अलग दरें। तो यहाँ पर आपको कलर किया हुआ है, ये दिखाया गया है जहाँ अति उच्च 3% या अधिक, और यहाँ पर एक तरह से वृद्धि दर जो है, जहाँ पर आप ब्लू कलर में देखोगे यहाँ पर वृद्धि दर ज़्यादा है, और बाकी जो ज़ीरो है बिल्कुल जो नीचे है, कलर वैसे तो क्लियर नहीं दिख रहे हैं ये वाले, आप चाहें तो इसको एक बार मैप पे देख सकते हो, वहाँ गूगल पे देख लेना, गूगल पे आपको क्लियर मैप दिख जाएगा। ये तो मैंने किताब से ले लिया था। तो यहाँ पर ब्लू वाले में ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है और उससे थोड़ा कम है ये ऑरेंज वाले, ऑरेंज कलर। तो मतलब भारत की बात करें तो भारत की बाकी से अब थोड़ी कम हो रही है। यहाँ पर जनसंख्या संगठन की बात करें तो किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब जो उसका एक तरह से जो डेवलपमेंट इकोनॉमिक तौर पर हो रहा है उस पर फर्क नहीं पड़ता है जनसंख्या वृद्धि का, ऐसा कहा गया यहाँ पर। और जैसे कि बांग्लादेश और जापान का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये अति घने बसे देश हैं, जनसंख्या मतलब काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जापान जो है ना बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश है। इसीलिए कहा गया है कि भाई अगर जनसंख्या बढ़ती है तो ऐसा नहीं है कि उसका आर्थिक विकास नहीं होगा। तो लोगों को एक संसाधन के रूप में हम समझ सकते हैं, और जनसंख्या एक कारक के रूप में अगर देखें तो इसके आधार पर लोग संसाधन बन जाते हैं। संसाधन कैसे बनते हैं भाई, हर किसी की जो है ये जो क्वालिटीज़ हैं हर किसी में अलग अलग होती हैं। जैसे कि अलग अलग उम्र के लोग हैं, यंग पॉपुलेशन भी है, ओल्ड पॉपुलेशन भी है, लिंग भी अलग है, साक्षरता स्तर भी सबका अलग है, कोई ज़्यादा एजुकेट है कोई कम है, स्वास्थ्य की स्थिति भी सबकी अलग अलग होती है, प्रोफेशन भी अलग होता है, और आय का स्तर जो है, इनकम का लेवल, किसी की ज़्यादा इनकम होती है तो किसी की कम होती है। तो उसमें अलग अलग गुण पाए जाते हैं सभी लोगों में। इन सभी स्तरों पर लोग एक दूसरे से अलग होते हैं। और जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दिखाता है। तो कितने पुरुष या फिर कितनी महिलाएं हैं, इसमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि कितने पुरुष या फिर कितनी महिलाएं हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, वे कितने शिक्षित हैं, किस प्रकार का व्यवसाय करते हैं, उनकी आय का स्तर क्या है, उनका स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, हेल्थ इश्यूज तो नहीं है कोई,
और एक देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है। देखो संगठन यहाँ पर लिख गया है, ये अलग चीज है, तो टाइपिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पर। तो इसके एक तरह से जनसंख्या संगठन का जो हम एक तरह से अध्ययन कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, वो हम जनसंख्या पिरामिड के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। इसे हम आयुलिंग पिरामिड भी कहते हैं। आपके एग्जाम में ना पॉपुलेशन पिरामिड से बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ध्यान से समझना इस चीज को। तो जनसंख्या पिरामिड क्या क्या दर्शाता है? एक तो ये दर्शाता है कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है। आयु वर्ग में जनसंख्या विभाजित है पिरामिड में, और जैसे कि हम देखें 5 से 9 साल में डिवाइड होगी, या फिर 10 से 14 साल में। इसके बाद ऊपर भी जो एज ग्रुप्स हैं वो इसी तरह से बटे हुए हैं। कुल जनसंख्या का प्रतिशत उसमें दिया होगा कि भाई कुल जनसंख्या का प्रतिशत जो है पुरुषों और महिलाओं में विभाजित है। इसके अलावा और क्या चीजें हैं? जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है, और बच्चों की संख्या कि भाई 15 वर्ष से निचले भाग में दिखाई देते हैं, और जन्म के स्तर को दर्शाते हैं। शीर्ष में यानी कि टॉप पर दिखाए जाते हैं वृद्ध लोग, 65 वर्ष से अधिक के लोग, तो उनकी संख्या को दर्शाता है, और मृत्यु की संख्या को दर्शाता है। जनसंख्या पिरामिड हमें यह भी बताता है कि किसी देश में कितने आश्रित हैं। युवा आश्रित कितने हैं? युवा आश्रित होते हैं 15 वर्ष से कम, यानी कि छोटे बच्चे जो भाई किसी काम में नहीं हाथ बटाते हैं और ना इनकम उनकी होती है, तो वो होते हैं आश्रित, यानी कि दूसरों पर डिपेंड है वो। और वृद्ध आश्रित कितने हैं? 65 वर्ष से ऊपर के आते हैं वृद्ध आश्रित, यानी कि वो भी डिपेंड हैं दूसरों पर ही। और कार्यरत आयु वर्ग कितना है? भाई जो कार्यशील जनसंख्या है, यानी कि ये काम के लोग होते हैं, ये किसी ना किसी काम में जरूर लगे होंगे, इनकम मिलती हो या ना मिलती हो, कुछ लोग घर के काम में होंगे, किसी ना किसी काम में जरूर होंगे। तो 15 से 65 की जो होती है कार्यशील जनसंख्या भी कहते हैं इसको। तो ये भी दिखाते हैं कि इनको आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा गया है, मतलब इनकी कोई ना कोई इनकम होती है, ये भी कह सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि भाई हर कोई कमाता हो, लेकिन एक तरह से कार्यशील कहते हैं इसको हम। तो ये है पॉपुलेशन पिरामिड, जो भी अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कि देखो यहाँ पर एक तो एज ग्रुप में बटा हुआ है, ये जो भी एज ग्रुप हम देख रहे थे, तो इस तरह से अलग अलग एज ग्रुप बना हुआ है। अब इसमें जो नीचे वाला जो पार्ट है ना, ये आधार जो बेस है इसका, ये बच्चों की संख्या दिखा रहा है, और ये जन्म की संख्या दिखा रहा है। यहाँ पर देख रहे हो ना 0 से 4, 0 मतलब जो अभी जन्मा है, तो ये जन्म दर है नीचे, और ये ऊपर है मृत्यु दर। क्योंकि देखो जो जितना बूढ़ा होता जाएगा, ज्यादा उम्र बीतती जाती है, तो भाई फिर उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ऊपर मृत्यु दर को दिखाया जाता है। और पूरा जो रेशो है मेल फीमेल के रेशो में बटा हुआ है, इधर फीमेल की जनसंख्या है, इधर मेल की जनसंख्या है, कलर अलग अलग किया हुआ है। तो इस तरह से बना होता है पॉपुलेशन पिरामिड, और आपसे पूछा जाता है इन सभी चीजों के बारे में। तो ये देखो परसेंटेज भी दिया गया है इसमें नीचे, ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, ध्यान से समझना इसको। अब देखो कुछ देशों के थ्रू अब समझ लेते हैं किस तरह से जनसंख्या घटती बढ़ती है, कैसे हम समझते हैं पिरामिड को। तो यहाँ पर हम देखेंगे पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ केन्या, केन्या का पिरामिड देख रहे हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो एक देश की जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, इसमें क्या होगा? इसमें ये आधार पर चौड़ा रहेगा, और ये ऊपर से संकरा हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। ऊपर से देख रहे हो नैरो हो गया बिल्कुल। तो ये कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर बन गया, क्योंकि इसमें बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु शैशव काल में ही हो जाती है। जन्म दर तो ज्यादा है, लेकिन उनका जो एक तरह से हम कहें वो जीवित नहीं रह पा रहे हैं, तो इसलिए वहां वृद्धि बहुत कम है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है ये, इसलिए वहां वृद्धि बहुत कम है। इस स्थिति को केन्या का पिरामिड द्वारा दर्शाया गया है, क्योंकि केन्या की जो सिचुएशन है कुछ इसी तरह की है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं भारत का पिरामिड। भारत की जो पॉपुलेशन की कंडीशन है वो कैसी है? जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में कम हो रही है। यहाँ पर जो बच्चों की जो डेथ होती है ना, जो नवजात होते हैं, नए जन्मे जो बच्चे होते हैं, उनकी डेथ रेट कम है, क्योंकि यहाँ पर अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज हैं, तो कम हो रही हैं। युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है, क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। क्योंकि बच्चे जो हैं उनकी मृत्यु दर कम है, तो वो जीते हैं और अडल्टहुड तक पहुँचते हैं अपने। तो ये भारत के पिरामिड में दर्शाया गया है इस तरह की कंडीशन। और इस प्रकार की जनसंख्या में युवा अधिक है, इसका अर्थ मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है। मतलब भाई जब देखो, जब बच्चे जी रहे हैं, अडल्टहुड तक पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब यंग पॉपुलेशन ज्यादा है। तो यंग पॉपुलेशन देख रहे हो यहाँ पर कितनी ज्यादा दिख रही है, ये यहाँ से चौड़ा है ना, इसका मतलब यंग पॉपुलेशन ज्यादा है। तो यहाँ पर देखो कम एज ही है सबकी, 40 से कम की जनसंख्या काफी ज्यादा है।
और इसका मतलब वही है कि बढ़ती हुई श्रम शक्ति है ये। भाई यंग पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो काम ज़्यादा करेगी ना, कार्यशील जनसंख्या ज़्यादा हुई। तो ये भारत का पिरामिड है। तीसरा पिरामिड है जापान का। तो यहाँ पर दिखाया गया है कम जन्म दर वाले जापान जैसे देशों में आधार पर पिरामिड संकरा है। संकरा मतलब नैरो है। देखो जैसे बाकी में था ना चौड़ा था, यहाँ से चौड़ा था ना, यहाँ पे चौड़ा नहीं है। इसका मतलब क्या है, जन्म दर कम है। यहाँ पर बच्चे जो जन्म ले रहे हैं वो कम संख्या है, तो घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्धि तक पहुंच जाते हैं, सॉरी वृद्धावस्था तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे क्योंकि जन्म कम ले रहे हैं लोग, और जो जी रहे हैं ना वो ज़्यादा लंबे टाइम तक जी रहे हैं यहाँ पर। तो वहाँ पर आप देखोगे तो ऊपर तक आपको जो पिरामिड दिखेगा वो एक तरह से अनइवन है। यहाँ पर कहीं पर चौड़ा है, कहीं पर नैरो है। तो इन पिरामिड से क्वेश्चन पूछा जाता है, केन्या से पूछा गया है। अभी हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियो में। आगे थोड़ी सी और जानकारी देख लेते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर हमारे भारत में कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं, और हमारे पास ऐसा संसाधन है तो उन्हें योग्य और उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए। यानी भाई जो एजुकेशन है, अगर हम उनको देंगे स्किल, एक तरह से स्किल जो है डेवलप करेंगे उनके अंदर, तो एक तरह से जो हमारा देश है उसको डेवलपमेंट की ओर ये जो पॉपुलेशन है वो लेकर जा सकती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, जिससे कि आपको आगे के अपडेट्स मिलती रहें। और इसके प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।